है सोनिया। मौला जट जब आपकी सुपरहिट हो गई तो फिर कितने अरसे बाद आपने अगली फिल्म यानी चनवरियाम के बारे में सोचा और हाँ। फिर उसमें किसको राइटर आपने लिया? ये 2.25 साल बाद मेरी फिल्म लगी थी। 2 साल तो मौला जट चली ना, तो ये लगी थी 9 फरवरी ऑफ 79 में। तो 27 अक्टूबर को मेरी चनवरियाम रिलीज हुई थी 81 में। और उसके साथ कहते हैं कि शेर खान, साला साहब, उसके आपकी चनवरियाम, हाँ, जुल्म मिलेगा जुल्म का बदला, और चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, ये 4 फिल्में लगी। और 3 डायमंड जुबली हुई थी। हाँ, यानी शेर खान, साला साहब, चनवरियाम, तीनों डायमंड जुबली हुई। अब सुने कि चनवरियाम मेरी कंप्लीट हो गई तो मैंने एक रिट की थी गवर्नमेंट के खिलाफ। मेरी पिक्चर हो गई थी लंबी, ये 15,000 फुट हो गई थी। गवर्नमेंट देती थी इजाज़त 12,000 फुट की, 2,000 फुट की एक्सटेंशन देती थी, और वो मुझे इन्होंने दी। मेरी पिक्चर थी 15,000 फुट, ये मुझे उसका सेंसर के लिए पेश ही नहीं करने देते थे, क्योंकि मौला जट का इतना मेरा अपना गवर्नमेंट के साथ फटा पड़ा था, वो इसको दूसरे दिन ही बैन करना चाहते थे। उस महाज पे किसी ना नासिर अदीब ने मेरा कुछ साथ दिया, ना यूनुस मलिक ने, ना किसी एक्टर ने। वो सारी हार्डशिप्स वो मोहम्मद सरवर भट्टी ने बर्दाश्त की है, और गवर्नमेंट के साथ 2 साल जंग चली है मेरी। यानी आपकी टीम ने आपका साथ नहीं दिया? कोई साथ देने वाला था नहीं, सिर्फ अल्लाह था और मेरे मुर्शिद थे, और मैं जाहिर में एक आदमी था जिसका रोज ये चलता था कि आज गिरफ्तार हुआ कि कल गिरफ्तार हुआ। और मेरे ऊपर इतने केस थे जितने आज इमरान खान के ऊपर है, समझे ना। हर जिले में मेरे पे केस था, और मुझे रोजाना ये होता था कि, और फिर मार्शल लॉ अथॉरिटी मेरे खिलाफ, पाकिस्तान के सारे डिप्टी कमिश्नर्स मेरे खिलाफ। ये कहते थे वो फिल्म है जो चलाई है इन्होंने वो दिखाई नहीं गई। तो मेरी पिक्चर अनकट पास हुई थी। मैं जब उसका सर्टिफिकेट कोर्ट में दिखाता था कि ये मैंने सेंसर में प्रिंट जमा कराया, ये बैन हो गया। फिर ये फुल बोर्ड में भी बैन हो गया, और यही प्रिंट इनके पास ही रहा। ये एपिलेट बोर्ड ने उसको अनकट पास कर दिया, 1 फुट भी कटिंग नहीं। और ये मेरे पहले भी मैंने बताया कि मेरे अल्लाह की मेरे पे रहमत और मेरे मुर्शिद का करामत के पिक्चर अनकट पास हुई, और मैं हर अदालत से जीता। चनवरियाम को भी फिर बाद में? चनवरियाम भी एपिलेट बोर्ड में पास हुई, वो भी वहां से निकल गई, वो भी सेंसर बोर्ड में उसको भी बैन किया। वो भी मैंने अकेले ने सारी जंग लड़ी है, और उसका क्रेडिट एक्टरों को भी मिला, हीरोइंस को भी मिला, राइटर को भी मिला, डायरेक्टर को भी मिला। चनवरियाम के राइटर कौन थे? उसका भी राइटर मैं खुद था, लेकिन लिखवाई मैंने जैसे मौला जट से लिखवाई थी, जी जी, इसी तरह चनवरियाम भी नासिर अदीब साहब। मिर्जा जट का मेरा राइटर वो अहमद राही था। अच्छा। और वो सारी हीर रांझा की टीम मैंने हायर की थी। हीर रांझा के बाद उस टीम ने कोई पंजाबी फिल्म नहीं बनाई थी। मसूद परवेज साहब वही डायरेक्टर, मसूद रहमान साहब कैमरामैन, अहमद राही साहब राइटर, और खुर्शीद अनवर को मैंने मनाया 10 साल बाद। हीर रांझा के बाद उन्होंने किसी का म्यूजिक नहीं दिया। लेकिन तिजारती एतबार से वो सुपरहिट फिल्म नहीं थी। वो मिर्जा पिक्चर ने बिजनेस उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन वो पिक्चर प्रेसिडेंट हाउस में सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में, मिनिस्टर कल्चर की मौजूदगी में, सेक्रेटरी कल्चर, वो कह रहा था कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते। यानी वो फिल्म डिसक्रेडिट नहीं, एज ए प्रोड्यूसर मेरा क्रेडिट था कि मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इमेज ऊपर किया, और बहुत अच्छी फिल्म बनी, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी फिल्में यानी क्लासिक फिल्मों में शुमार होती है। अच्छा, आपकी जो इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म मौला जट,
उसके बाद आमतौर पे होता यह है कि जब कोई एक डायरेक्टर बहुत सुपरहिट फिल्म दे दे तो अगली फिल्म में भी वही डायरेक्टर होता है। अगली फिल्म में आपने जहांगीर कैसर को एज ए डायरेक्टर लिया, उसकी क्या वजह थी? हाँ, वो बड़ी क्लासिक वजह है। मेरी चंवरयाम का डायरेक्टर भी यूनुस मलिक था, लेकिन यूनुस मलिक को उसके पीछे बड़े प्रोड्यूसर लगे हुए थे और वो प्रोड्यूसर मेरी बैक बाइटिंग करते थे। वो कहते थे मोहम्मद सरवर भट्टी इश्तिहार में लिखता है मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट, तो वो उसके कान भरते थे और यूनुस ने उनकी इस बात का असर लिया, तो उसने कहा जी आप अपना नाम देते हैं। मैंने कहा तो मैं झूठ लिखता हूँ, मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ हिदायतकार मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट तो फिर आपका हक मरता है। अगर मैं फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट लिखता हूँ तो इसमें क्या झूठ है। और मैं अदारे का भी मालिक हूँ, मैं फिल्म भी मेरी क्रिएशन है ये, मेरा कोई, मैं फाइनेंसर नहीं हूँ, मैं उसका क्रिएटर हूँ। और फिर इससे मेरा यूनुस मलिक से फिल्म के क्लाइमैक्स पे वो झगड़ा भी हुआ। वो कहता था सुल्तान राही उसकी टांग काटेगा मुस्तफा कुरैशी की, तो मैंने इसको एडिटिंग रूम से निकाल दिया था। मैंने अच्छा, यूनुस मलिक को? हाँ, मैंने कहा कि बिल्कुल सही एंड बन गया हुआ है, मुस्तफा कुरैशी अपनी टांग खुद काट रहा है। ये बहुत बड़ा विलन जो है ना, करेक्टर वाला विलन, वो ये कर सकता है कि हीरो की अजमत का इतराफ करे और अपनी टांग उसको इनाम के तौर पे दे दे। ये मेरी फिल्म का बहुत बड़ा क्रेडिट है। वो कहता है जी मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरी बात चलेगी। मैं क्या, आपको डायरेक्टर किसने बनाया, इस फिल्म का डायरेक्टर किसने बनाया? मैं आज तुम्हें निकाल दूं और मैं पिक्चर का प्रिंट उठाऊं और इसके ऊपर पेट्रोल डालूं और इसको आग लगा दूं, मैं फिल्म रिलीज ही ना करूं, तो मुझे रोक सकते हो? लेकिन सर बात यह है कि पूरी दुनिया में जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर को ही ये कहता है कि जी आपके हवाले है फिल्म, जी नहीं, आपने देखना। वो सिर्फ ये जरूर देखते हैं, प्रोड्यूसर जो है ना वो कमांडर होता है, ये मेरी बात याद रखिए। पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर जो है, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है उन दोनों के काम अलग हैं। तो प्रोड्यूसर जब मुदाखलत करता है तो काम बिगड़ नहीं जाता? नहीं 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 नहीं, यही तो गलतफहमी है। फिल्म प्रोड्यूसर बनाता है। आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ, एक फिल्म बनी थी बेन हुर, उसका प्रोड्यूसर कौन था? सीसल बीडी मिल। उसका डायरेक्टर कौन था? विलियम वाइलर। तो सीसल बीडी मिल खुद बड़े डायरेक्टरों में था। उससे फिल्म की कामयाबी के बाद जब पूछा गया कि वेल मिस्टर मिल, विलियम वाइलर हैज मेड a very nice film for you, उसने कहा प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, आई हैव मेड द फिल्म, ही हैज जस्ट डायरेक्टेड द फिल्म। डायरेक्टर जो है वो मालिक नहीं होता, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होता, प्रोड्यूसर ही फाइनल अथॉरिटी होता है। उसे कहा गया आप खुद डायरेक्टर थे तो आपने विलियम वाइलर को क्यों डायरेक्टर लिया? उसने कहा इसलिए कि अगर मैं प्रोड्यूसर ना होता तो विलियम वाइलर ऐसी फिल्म ना बना सकता। फिल्म हमेशा, मेरी बात आप याद रखें, पूरी दुनिया को बता दें, फिल्म हमेशा प्रोड्यूसर बनाता है, वो डायरेक्टर को भी सिलेक्ट करता है। वो इसकी मिसाल पाकिस्तान में तो है कि जिस तरह से इकबाल कश्मीरी साहब थे, उन्होंने शरीफ बदमाश और जिद्दी और इस तरह की फिल्में बनाई और भी, लेकिन उन्होंने जो डर गया वो मर गया, चोरों की बारात जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, घर कब आओगे बनाई। तो लोग यही कहते हैं कि जी उसमें सजाद गुल और शहजाद गुल साहब का हाथ था। लेकिन शहजाद गुल सजाद साहब जिस तरह आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ये वाली मदाखलत नहीं करते थे जो आप बता रहे हैं कि जी आप बिल्कुल उनको कह दिया करते थे कि आप पीछे जाएं। ये अच्छे फाइनेंसर है, these are good financiers। शहजाद गुल और सजाद गुल साहब का कह रहे हैं, these are good financiers, इनके पास फाइनेंस पूरा होता है। ये प्रोड्यूसर आप इनको नहीं कहेंगे? ये इनको प्रोड्यूसर कहा जा सकता है। इनके फादर तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर, इनके फादर बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, वो हकीकतन प्रोड्यूसर थे।
और वो क्या करते थे कि वो डायरेक्टर को भी सिलेक्ट करते थे, वो म्यूज़िक भी अच्छा बनवाते थे। मास्टर इनायत साहब से उन्होंने नायला बनवाया, नायला का म्यूज़िक सुपर हिट म्यूज़िक। बाबा जी चिश्ती से दुल्ला भट्टी का म्यूज़िक बनवाया, वो भी हिट हुआ। वो और भी किसी से, बाद में हसन तारक से भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जी, संग दिल बनवाई, संग दिल आपने। वो प्रोड्यूसर थे। और इसी तरह बारी मलिक जो थे वो भी प्रोड्यूसर थे। यानी ये फाइनेंसर है, ये फाइनेंसर है। ठीक। अगर ये प्रोड्यूसर हो ना तो ये अब भी फिल्में बना रहे हो, जैसे आगा जी गुल, जी जी वो जी। सारी उम्र फिल्में बनाते रहे। जब उनका कोई स्टूडियो में कम काम होता था तो वो अपनी 4 फिल्में शुरू कर लेते। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि शहजाद गुल, सज्जाद गुल चाहे तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 6-8 फिल्में जैसे इनके फादर बनाया करते थे, जी जी, तो वो बनाए तो एक रौनक शुरू हो जाएगी। तो Yes. अब आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल। प्रोड्यूसर हैं ही नहीं, तो इसलिए नहीं बना ये सकते। इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अगर ये प्रोड्यूसर हो, क्रिएटर हो, तो ये आज सोचें कि आज क्या बनाया जाए कि हिट हो। उन्होंने अपना स्टूडियो बंद करवाना कबूल कर लिया है, फिल्म बनानी छोड़ दी। बात समझे ना सर? तो ये अच्छे फाइनेंसर हैं। अब बारी मलिक के बच्चे जो हैं वो अच्छे फाइनेंसर भी नहीं है, जी वो अच्छे प्रोड्यूसर भी नहीं है, और आपने देख लिया कि उनका स्टूडियो भी बंद है। जी। और ये शौकत रिजवी साहब के बच्चे जो हैं वो भी ना प्रोड्यूसर हैं ना वो फाइनेंसर हैं, और उन्होंने भी स्टूडियो बंद करवा लिया। और शबाब किरानवी साहब के बच्चे जो हैं उन्होंने भी स्टूडियो बंद करवा लिया। चंद वरियाम से सर हम अब आगे चलते हैं। चंद वरियाम आपकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। चंद वरियाम के बाद अगली फिल्म जो है वो मिर्जा जट। मिर्जा जट के बारे में बात हो गई, और आपने बताया कि भाई वो क्यों बड़ी बड़ी क्लासिक फिल्म बनी, क्लासिक फिल्म लेकिन बनी। वो अवाम की सोच से बाला फिल्म थी। बाला वो समझे कि वो दौर से पहले वो फिल्म बन गई। नहीं नहीं नहीं, बनी वो ठीक टाइम पे। उस वक्त एक प्रॉब्लम थी कि उसकी सूटेबल कास्ट नहीं थी। ओके। ये बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी नाकामी का टोटल क्रेडिट मैं लेने को तैयार हूँ। सही। कि अगर मैं अपनी कामयाबियों का क्रेडिट लेता हूँ तो नाकामी का तो भी नाकामी का भी मैं लेता हूँ। यानी उसकी कास्टिंग। हक महर के हवाले से बताएं, उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। इंडिया में भी कहते हैं कि उसको कॉपी किया गया, बांग्लादेश में भी। मेरी इजाजत इसके राइटर कौन थे? इसका राइटर मैं खुद था, मेरा टाइटल भी है। अच्छा, इसमें मैंने टाइटल भी लिया था। तो इस पे किसी और का नाम? इसमें फिर अमजद इस्लाम, अमजद से मैंने लिखवाया। ओके। वो टीवी का वारस और समंदर और दहलीज उसके ड्रामे चल रहे थे, तो मेरा ख्याल था चेंज दे, तो उससे लिखवाया। लेकिन वो मेरी कार्ड ना निकाल सका। वो उसने फर्स्ट वर्जन लिखा, तो मैंने उसे कहा मुझे साहब फर्स्ट वर्जन बहुत अच्छा लिखा गया। वो कहने लगे मेरी तरफ से ये फर्स्ट भी है और लास्ट भी है। अच्छा। तो मैंने कहा जी ये मैंने 22 घंटे की फिल्म तो नहीं बनानी, ये तो आपने सीरियल लिख दी है। अब इसको बैठ के कट शॉर्ट करें, इसको मुख्तसर करें। तो वो कहने लगा मैंने जो करना था कर दिया है, अब आप अपनी मर्जी से जो भी इसको करना है वो करें। जो फिल्म की कास्ट फिर आपने की, बाबरा शरीफ ने बहुत जबरदस्त इस फिल्म में किरदार निगारी की। बाबरा शरीफ को मैंने उस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगी आर्टिस्ट थी वो। अच्छा। उसका उर्दू फिल्मों का इमेज था। जी बिल्कुल। मैंने उसको इसलिए लिया कि फैमिलीज इस फिल्म को देखने आए, बाबरा शरीफ की वजह से, और मुंह मांगे पैसे उसको दिए, ऐसा। और इस फिल्म की और दीगर कास्ट में कौन कौन लोग थे? हक महर की कास्ट में वसीम अब्बास हीरो था, और ये भी मेरे से थोड़ी सी कमी रह गई, समझे ना। वो इतना सूटेबल नहीं था, लेकिन उसके नसीब में था। तो उस दौर में ये अयाज और फैसल वगैरह ये आए हुए थे। लेकिन फिर भी आपने अयाज को छोड़ दिया। अयाज को मैंने कहा, अयाज ने कहा जी मेरे माँ बाप ने मुझे मना कर दिया, आइंदा फिल्म नहीं करनी। जबकि इश्क नचावे गली गली हिट हो चुकी हिट हो गई थी। और वो फैसल से भी कहा कि उसने वो टमने पे चढ़ गया कि मैं तो इतने पैसे लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा यार तू अपना काम कर,
उसका फादर मेरे मेरे मंथली पे था। इस सारे कुनबे को रेगुलर में वजीफा देता था ताकि इनका घर चले। इनके फादर कैमरामैन जो थे वो मेरे मिर्ज़ा जट के भी कैमरामैन थे और मेरे वो जानवर आम के भी कैमरामैन थे। और इनकी मैंने मंथली लगाई हुई थी कि आपके घर के कितने खर्चे हैं और आपके बच्चों की फीसें क्या है और आपका खाना पीना क्या है और आपका ज़ाती खर्चा क्या है। अच्छा, ये मैं आपको एक कमाल बात बताऊं कि मैं वो प्रोड्यूसर हूँ कि मैं जिससे काम लेता हूँ उसके सारे खर्चे मैं उठाता हूँ। अच्छा। हाँ, कि उसको वरी नहीं होनी चाहिए कि उसके मकान का किराया कितना है, उसके किचन का खर्चा कितना है, उसके सिगरेट कितने के हैं, उसके पान कितने के हैं, उसको मंथली क्या मिल जाए तो वो बिल्कुल सारी वरी से आज़ाद होगा। ये मैं अपने यूनिट को इस तरह की फैसिलिटी देता हूँ और ये मैं अकेला आदमी हूँ। कोई प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अपने स्टाफ से काम लेने वाला नहीं है। ये मैंने हमेशा मास्टर अनायत साहब को मैंने रेगुलर वजीफा मुकर्रर किया हुआ था, काम करें ना करें वो आए और मंथली अपने पैसे ले जाए। यानी तमाम ही, चाहे वो राइटर हो जो भी हो, यानी नासिर अदीब साहब को मैंने पहली कार मैंने लेके दी थी। अच्छा। हाँ, जिंदगी की पहली कार 3644 उसका नंबर था और वो 45,000 की गाड़ी थी। तो ये यानी उससे पहले उनके पास गाड़ी नहीं थी। नासिर अदीब साहब को मैंने कार लेके दी और ये इतना थैंकलेस आदमी है कि ये बाद में इसने एक इंटरव्यू में कहा कि जी इन्होंने मेरी गाड़ी की रिपेयर कराई थी मौला जट के मुआवजे के तौर पे, तो गाड़ी लेके ही मैंने दी। अच्छा। यानी ये इंतहाई जिसको कहते हैं ना थैंकलेस आदमी है और ना शुक्रा है और इसको मेरे से माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांगेगा तो खुदा का भी देनदार होगा। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है नाजरीन तक ये बात पहुंचेगी, फिर उन तक ये बात पहुंचे तो वो इस बात को पहुंचे। ये बिल्कुल तस्दीक और तरदीद के लिए कह सकते हैं। इतना झूठा आदमी है और समझता है मैं बड़ा सच्चा हूं। और नहीं, हम नासिर अदीब साहब से भी इस बारे में और सुन लेंगे क्योंकि वो भी हमारे दोस्तों में से हैं। हम उनसे भी इसका पूछ ले, मौक़िफ़ लेंगे। वो खाइन भी है। उसको मैंने जनरल रानी सुनाई, इसने आगे बेच दी। इसको मैंने चिराग बाली सुनाई, इसने आगे बेच दी। बाद में उसका टाइटल मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था। चिराग बाली जो आई थिंक मसूद भट्ट साहब ने, मसूद भट्ट ने बनाई। मसूद भट्ट से पूछ लेना कि वो टाइटल मैंने दिया था इनको। ये बात तो मसूद भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू में कही है कि वो टाइटल सरवर भट्टी साहब से लिया। ठीक है ना जी। और सफदर खान ने मेरे से रिक्वेस्ट, लेकिन वो सिर्फ टाइटल की बात हुई थी, कहानी भी मैंने बनाई हुई थी। वो मेरी ना चंद बरेआम का राइटर है, उसके मेन सीक्वेंस मैंने उसको बना के दिए हुए थे। और वो जो खास तौर पे पानी वाला सीक्वेंस था कि अपना पानी भर के वो मस्जिद से लाती है, और वो मैंने इसलिए रखा था कि ये बड़ा हार्ट्स को टच करेगा कि ये जागीरदार जो हैं ये उसको पानी नहीं भरने दे रहे, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, समझे ना। इस तरह फिल्म के टाइटल और फिल्म में मौला जट में सोनिया का जो तकिया कलाम था मुस्तफा कुरैशी का, वो मेरा अपना तकिया कलाम होता था। और बहुत सुपरहिट हुआ, वो बहुत सुपरहिट हुआ, ठीक है ना। और उसके हर सीन, फिर उसका जो टांग तोड़ने के बाद वो डायलॉग बोलता है मुस्तफा कुरैशी कि अज तो बाद जदों भी तेरी विसाखी जमीन ते वजेगी ते ओदे विचों ठक 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 दी आवाज़ नहीं, नूरी नत 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 दी आवाज़ आएगी। अच्छा, मौला जट की बात हम करके फिर हम आखिरी फिल्म आपकी बाजार हुस्न की बात करते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट जब शुरू हुई, उसमें जो भी केस हुआ वो सारा हमने तो आपका एक इंटरव्यू अलग से किया हुआ है। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त भी कुछ सिनेमाज में चल रही है और जिस दिन से लगी थी आज तक वो भी चल रही है। यानी अगर सेंटोरेस में इस्लामाबाद में चल रही है तो वो जो है, लेकिन उसको अब इंडिया में, यानी इंडिया पंजाब में इसी महीने उसको इजाजत मिल गई है। बहुत अच्छा है।
300-350 करोड़ का वो बिजनेस कर चुकी है, मजीद कहते हैं कि 100 करोड़ का बिजनेस इंडिया में वो करेगी। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। आपके ख्याल में ये आपके लिए बड़े क्रेडिट की बात है, ऑनर की बात है? ये मेरी ऑनर है, ये मेरी ऑनर है कि मेरा क्रिएटेड करेक्टर और मेरे क्रिएटेड करेक्टर वो इतने पॉपुलर हैं कि उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा बिलाल लाशारी को और कामरान लाशारी को पहुंचा। लेकिन इसने उसमें क्लेम किया था नासिर अदीब ने, नासिर अदीब साहब ये कहते थे कि उन्होंने उनको राइट दे दिए थे ना नासिर जी अदीब नहीं, ये राइट इसके पास थे ही नहीं। नहीं, वो तो क्लेम करते हैं कि वो क्लेम गलत करता है ना, झूठा है। इनके पीछे मैंने डंडा दे के इनसे राइट्स लिए। अच्छा, हाई कोर्ट से भी मेरे हक में फैसला है, ट्रिब्यूनल से भी मेरे हक में फैसला है, और FIA में भी मेरे हक में फैसला है, पुलिस में भी मेरे हक में फैसला है। इनके पीछे इनको मैंने वो इनका हशर किया है कि आखिरकार ये सारे ऐसे हाथ खड़े करके मेरे 3 साल वो फिल्म रुकी रही है। 9 साल 13 में शुरू हुई थी और 22 में रिलीज हुई है। वो तो कुछ अर्सा 4-5 साल वो फिल्म बनी, फिर उसके बाद में, लेकिन ये कि वो आपकी तरफ से अच्छा, लेकिन कहते ये हैं कि जी आपने उस फिल्म को इसलिए रोका, ये जो कहते हैं ताकि उस तस्दीक या तरदीद हो कि भाई आपको 3-4 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो ये कहते हैं लोग, इसी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि 3-4 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो इसलिए उन्होंने आपने रोका। नहीं, एक मिनट, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसके 100 करोड़ लूं या मुफ्त दे दूं, मेरी मर्जी है ना। बिल्कुल। फिर जब मैंने अपनी मर्जी की, इनको माफी दी, तो फिल्म लगी। बिल्कुल, मेरे से राइट लिए, बात समझे ना। ये कौन आखिर होते में हैं तो कहने आपसे वाले भी मुझे ये मिल जाए तो मैं दे दूं, तो मुझे ये ना मिले तो मैं ना दूं। ये सारी बातें हुई हैं कि भाई तो जिसकी मैं आपसे प्रॉपर्टी है उसकी इजाजत से फिल्म लगी है। ये नहीं अपना ना अफसरी अपनी दिखा सके, ना अपनी राइटरी दिखा सके। कोर्ट ने मेरे हक में फैसला और जबकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई थी बड़े लोग थे, वो तो हाँ, आप और उनका सारा यही जमाना ख्याल जानता था, है। उनका यही ख्याल था कि जी ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर क्या होते हैं, वो ये पावरफुल लोग थे। ये क्या कर लेंगे। तो यही बात उनको मैंने पहले समझाने गया, उनको पास खुद गया कि मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मत छेड़े, आप परेशान होंगे। उस वक्त उन्होंने समझा ये क्या कर लेगा। जाहिर है वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सब कुछ उनका एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक है, सारा कुछ उनका, सब कुछ। लेकिन वो कामरान लाशारी अच्छा आदमी है। ओके, उसको वो कानून को समझता था। वो फिर बाद में उसको एहसास हो गया, उसने माना। फिर वो जो उसकी प्रोड्यूसर है हमारा हिकमत, वो बच्ची भी बड़ी अच्छी बच्ची है जी। जब उनको पता चल गया कि राइट्स तो उसी का है, नासिर अदीब में चीट कर रहा है कि मेरे पास राइट्स हैं, तो बाद में नासिर अदीब को भी पता चल गया कि राइट्स प्रोड्यूसर के पास होते हैं, वो मालिक होता है। तो नासिर अदीब साहब ने उसके राइट्स उनको देके उसके एवज उसने कुछ रकम लिया ले ली था, थी। कुछ लिया था। अच्छा। लेकिन उसने चीट करके लिया कि मैं मेरे पास राइट्स है। कोर्ट ने इसके खिलाफ भी फैसला दिया, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के खिलाफ भी फैसला दिया। इस सैयद नूर उस वक्त था ना प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। अच्छा, जिस वक्त तो इनको सबको शिकस्त हुई, सबको। फिर कामरान लाशारी साहब, अल्लाह पाक उन पे और रहमतें करे, आमीन। उन्होंने ऐसे हाथ खड़े करके कहा बेटी साहब बस कर दी, बस कर दी। मैंने कहा जी ठीक। मैंने कहा मैं आपको पहले समझाने आया था, ये सिर्फ मोहम्मद सरवर भट्टी है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर है, जिसको अपने राइट्स का पता है। और हकमैर के राइट्स लेने के लिए बांग्लादेश का एक्टरों का चेयरमैन अहमद शरीफ, उसने मेरे से आके राइट्स लिए जी। वो अदाकारा शबनम जी के जरिए और रियाजुर रहमान सागर के जरिए उन्होंने मुझे जो देना था वो दिया, मेरे से इजाज़त ली, फिर वो फिल्म उधर कॉपी हुई। यही मेरी हकमैर ईरान के 66 मुल्कों के फेस्टिवल से वो बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड लेके आई। जी, वो तो फिल्म भी इस काबिल थी कि उसके अवार्ड। फिर इसको इंडिया ने कॉपी किया सनम बेवफा के नाम से, और
उसमें सलमान खान हीरो बना, इसकी मेरी फिल्म की कॉपी में से। और उसका जो प्रोड्यूसर था, जो मेरा कॉपियर था अपना सावन कुमार, वो इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन बना। और फिर मेरी बाजारे हुस्न भी इंडिया में कॉपी हुई। तेरे सुखां दी कीमत 5 मुरब्बे जमीन ते 5 लाख रुपया थी, जिसकी तेरे सामने सुध थी। 5 लाख के नोटा ना हाथ तेरे गल पा रहे हैं। असी तेनू अज भी कहने सजावल, जिन्हों हक मैर लखवा के दिता सही, ओनू हाथ जोड़ के छड़ जा। तू कुछ दिनों बाद अपना उच्चा नक साडे पैरों च रख के रोना फतेह साईं। जरा पान मोड़ के देखो ते सही पापा साईं, तुसा 5 मुरब्बे जमीन ते 5 लाख लेके भी साडा पुत्र मंगदे हो, ते फतेह शेर ने 5 मुरब्बे जमीन ते 5 लाख दे के भी सानू साडा पुत्र मोड़ दिता है। जरा अल्लाह ते दसो, मलक सजावल दी थी